नमस्कार, सत श्री अकाल, राम राम का हमारे में रखता प्रणाम। आप सभी को ऑल्टर्स मीडिया में फिर से स्वागत है। हमारे साथ जुड़े हुए सीनियर जर्नलिस्ट आशुतोष पाठक सर, एडिटर इन चीफ ऑफ दी वाइड नेटवर्क। और आज जो हम बात करने वाले हैं वो मेरे को लगता है हर राष्ट्रवादी, हर हिंदू के दिलों की बात है। सुप्रीम कोर्ट इस वक्त बड़ी जद्दोजहद में लगा हुआ है। गौशाला कॉम्प्लेक्स पे कल एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट आई, गौशाला लोगों को दे दिया गया था, बट ऑपोजिट पक्ष ने काफी मशक्कत करके बड़े बड़े वकीलों को एम्प्लॉय किया, तो भाई सुनवाई तो होनी ही थी। उसके साथ साथ ज्ञानवापी, शाही जामा मस्जिद संभल और काशी मथुरा पे कुछ डेवलपमेंट्स आई हैं बड़ी। तो जानते हैं सर से। सर, अ वेरी वार्म वेलकम ऑन द शो। नमस्कार गायत्री जी, नमस्कार। आपने दोबारा आप मुझे बुलाया है, आपका बहुत बहुत आभार। गायत्री जी, बहुत ही इम्पोर्टेंट विषय पे आज आपने चर्चा रखी है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और मैं आज आपको एक घटना सुनाते हुए इसकी चर्चा को हम लोग आगे बढ़ाएंगे। 2004 या 5 के आसपास मेरा खुद का अनुभव है, एक एक्सीडेंट हुआ था मेरी गाड़ी से। मेरी गाड़ी को ट्रक ने हेड ऑन उसकी टक्कर हो गई थी। खैर उसमें मैं सुरक्षित बच गया। मेरी गाड़ी तो बिल्कुल चकनाचूर ही हो गई थी। आप समझिए कि पूरी गाड़ी एक प्रकार से मारुति की थी, पूरी गाड़ी चकनाचूर हो गई थी। अब उसका केस चल रहा था करकरडूमा कोर्ट में, लंबे समय तक चला। 4-5 साल के बाद में थक गया, अब मुझे भी जाना पड़ता था। तो थकते थकते मैंने एक बार कह दिया जज साहब से कि भाई अब ठीक है, अब ये जो ड्राइवर है इसका मालिक, इसको पकड़िए, ड्राइवर को पकड़िए। रैश ड्राइविंग तो 1 बजे रात को दिल्ली के एकदम एक खास जगह पे मुझे वो टक्कर मारा था, रेड लाइट पे जंप करते हुए। पुलिस का केस था, मतलब मैं सिर्फ गवाह के रूप में था, पुलिस बनाम वो जो वादी था उसके खिलाफ चल रहा था। अब आप सोचिए कि मैं जब गया 3-4 बार मैं जाके थक गया। मैंने कहा एक तो मैं एक्सीडेंट हुआ, ऊपर से मेरा सारा पैसा भी चला गया, पैसा मुझे मिला नहीं इंश्योरेंस का, और अब मैं रोज रोज आ रहा हूं। तो इससे बेटर है कि आप इनको माफ कर दीजिए, ड्राइवर को जाने दीजिए, इसने कम से कम मेरी जान तो बच गई ना, छोड़िए अब जो हुआ सो हुआ। तो जज साहब ने कहा कि ये तो आपने कह दिया, आपका ये मंतव्य है, कानून ऐसे नहीं चलता है। इसने क्राइम किया है स्टेट के खिलाफ, तो वो केस खत्म हो जाएगा, ये आप कैसे सोचते हैं? आपने अपनी बात कह दी, बहुत अच्छी बात है, आपने कहा बहुत अच्छी बात है, लेकिन ये मानना न मानना ये मेरी जिम्मेदारी है। और मैं इसलिए नहीं मानूंगा क्योंकि स्टेट बनाम ये जो अपराध जिसने किया उसके खिलाफ चल रहा है केस। आप सिर्फ इसमें एक गवाह भर है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। और वो मेरी बात को नहीं माने, कोई कंपनसेशन वगैरह कुछ भी नहीं मिला। जो कंपनसेशन वो दे रहा था वो व्यक्ति, उसको मैंने कहा कि इसी को जाने दीजिए। खैर ये जब कह दिया तो उनका ये कहना था कि ये केस बंद नहीं होगा, केस तो ये स्टेट बनाम उनका चलेगा। अब केस आगे चलता रहा, लेकिन मैं आपको आज के बाद से ये निवृत्त करता हूं, आपकी गवाही हो गई है, आपको आने की जरूरत नहीं है कोर्ट में। केस लेकिन चल रहा। अब केस में क्या हुआ नहीं हुआ भगवान जाने, मैं अभी तक नहीं गया, वो शायद फाइनल भी हो गया होगा, केस बरी कर दिया होगा या जेल दिया होगा। मतलब ये हुआ कि कानून अपना काम करेगा, आप कुछ भी करें। और मैं हैरान हूं कि सुप्रीम कोर्ट का विजडम कहां गया। ये कह रहे हैं 2 पक्ष मिल जाइए, बात कीजिए। क्यों मिल जाइए भाई, क्यों मिल जाइए? आपको सिर्फ ये कहना है कि ऐतिहासिक साक्ष्य क्या है, वैज्ञानिक साक्ष्य क्या है, विज्ञान क्या कह रहा है, इतिहास क्या कह रहा है, उसका साक्ष्य क्या कह रहा है। विज्ञान का मतलब है कि कार्बन डेटिंग हो रही है, तो वैज्ञानिक साक्ष्य हो गया। ऐतिहासिक साक्ष्य होगा कि उसमें से और बाकी कुछ जो निकला है, इतिहास पन्ना उन्ना ये सब मिला करके जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो होगा। कहीं कोई लिखित कुछ बात कही गई है किसी इतिहास की पुस्तकों में, किसी कवि ने या किसी लेखक ने या किसी अखबार ने, किसी पत्र पत्रिकाओं ने कहाँ क्या जिक्र किया है, किसी गजट ने, इस सब का आप विवरण दीजिए। और वैज्ञानिक पक्ष हुआ कि भाई उस जगह के बारे में हो रही है तो उसका आर्कियोलॉजिकल सर्वे क्या कहता है, आर्कियोलॉजिकल सर्वे में जो है वो कार्बन डेटिंग हुई है या नहीं हुई है। अगर नहीं हुई है तो कार्बन डेटिंग कराई जाए, और उसके बाद साक्ष्यों और तर्कों के आधार पर फैसला हो। यह शुद्ध कानूनी विषय है।
इसमें कह रहे हैं कि नहीं, दो पक्ष आ जाइए। अब जब कानून में आ गया है मामला कि अदालत से बरी होना चाहिए केस को, तो भी अदालत ये क्यों पंचायत कर रही है? ये किस प्रकार की पंचायत है? ये गांव की सरपंच बैठ गए हैं क्या कि आपस में दोनों आदमी मिल जाइए और खत्म कर दीजिए? अदालत हमारे यहां पंचायत नहीं लगा सकती। अदालत, पंचायत का मतलब वो ग्रामीण पंचायत जो होता है, उस तरह की पंचायत नहीं लगा सकती। अदालत साक्ष्यों पर, सबूतों पर सुनेगी और उसके बाद कंफर्म होगी और फैसला देगी। यही तो होता है। एक जज का बेंच नहीं हो, दो जज का हो जाए, दो जज नहीं हो, तीन जज हो जाए, लार्जर बेंच हो जाए, जैसे कि राम मंदिर के मामले में हुआ, लार्जर बेंच आया। फिर सुप्रीम कोर्ट वही गलती कर रही है जो सुप्रीम कोर्ट राम मंदिर के मामले में कर चुकी थी और ढाक के तीन पात हुए। राम मंदिर के प्रकरण के मामले में सबसे पहली बार मेल जोल करने की जो बात हुई थी गायत्री जी, वो हुई थी प्रधानमंत्री चंद्रशेखर जी के जमाने में। मेल जोल, चंद्रशेखर जी को ऐसे ही स्वप्न हो गया कि आपसी मेल से ऐसा हो सकता है क्या, तो वहां एक अपॉइंट किया गया तीन नेताओं की, जिसमें शरद पवार थे, मुलायम सिंह थे और एक और व्यक्ति थे और कुछ वकील वगैरह भी थे। ये सब, और भारतीय जनता पार्टी के जो मुख्यमंत्री थे भैरव सिंह शेखावत, शायद भैरव सिंह शेखावत, मुलायम सिंह और शरद पवार, ये कमेटी उमेटी बैठी। इन लोगों को हुआ कि भाई ऐसा ऐसा होने वाला है, तो राम मंदिर के बारे में मीडिएशन हो रहा है। शरद पवार ने ये बात राजीव गांधी को बता दी कि प्रधानमंत्री जो हैं वो राम मंदिर के इशू को सॉल्व करना चाहते हैं। अब देखिए इन लोगों का, उसके तुरंत बाद क्या हुआ, राजीव गांधी को लगा कि भाई ये मामला तो सॉल्व हो जाएगा, ये तो मुद्दा ही खत्म हो जाएगा। ना 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 ना, ना, मुद्दा को बना के रखना है। हैरानी आपको होगी कि स्पाई वाला मामला जो आया कि दो कांस्टेबल जो है हरियाणा का या कहीं का, वो राजीव गांधी के आवास का स्पाई कर रहा था, स्पाइंग कर रहा था, जासूसी कर रहा था। इसके आरोप पे कांग्रेस ने चंद्रशेखर सरकार से समर्थन वापस ले लिया और चंद्रशेखर की सरकार गिर गई। बाद में उन्होंने कहा कि हम आपको समर्थन करते हैं, लेकिन चंद्रशेखर जी नहीं माने और चंद्रशेखर जी ने इस्तीफा दे दिया, सरकार चली गई और वो राम मंदिर वाला प्रकरण वहीं रह गया। ऐसे शुरू हुआ था कि भाई आपसी मेल जोल से सारी पॉलिटिकल पार्टियां मिल जाएंगी, स्टेक होल्डर से बात करेंगे, वहां के लोग हिंदू पक्ष मुसलमान पक्ष इन दोनों से बात करके फाइनल कर लेंगे और राम मंदिर या बाबरी मस्जिद बन जाएगा। नहीं हुआ, दोनों गलती हुई। एक तो राम मंदिर पर जो भी फैसला आया वो आया, अब सबको मान्य हो गया। उसके बाद देखिए, दिल रखने के लिए 5 एकड़ जमीन दे रहे हैं हम। अरे कौन सा दिल, इसकी कोई आवश्यकता नहीं थी। आपको हम मस्जिद बनाने के लिए दे रहे हैं। क्यों दे रहे हैं? कानूनी साक्ष्यों के आधार पर निर्णय हुआ था कि वहां पर राम मंदिर था, रामलला का जन्म हुआ था, इस पर फैसला हुआ। अब इसी तरीके से मस्जिद दे दिया, कोई बात नहीं, चलिए अब वो जो बात गई, जो बीत गई वो बात गई। अभी फिर इन्होंने नया तिकड़म शुरू कर दिया, काशी पे, तो मथुरा पे, संभल पे, भोजशाला में। देखिए भोजशाला का क्या प्रकरण है, भोजशाला में सारे साक्ष्य अब सामने आ गए हैं। और हमारे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कर्ता धर्ता क्या कह रहे थे कि अब हो गया, अब हम हर मस्जिद में मंदिर नहीं ढूंढेंगे। ये क्या बात हुई? आप कौन होते हैं कहने वाले? मैं कह रहा हूं कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के मोहन भागवत जी से मैं पूछना चाहता हूं, आप होते कौन है ये कहने वाले कि अब हो गया, अब हम हर मस्जिद में मंदिर नहीं ढूंढेंगे? 5,000 10,000 जहां जहां मस्जिदें मंदिरें तोड़ करके मस्जिदें बनाई गई हैं, उसके साक्ष्य आएंगे। अभी तो तेजो महालय का बात चर्चा शुरू हो गई है। हाँ, विष्णु शंकर जैन, हरिशंकर जैन, विष्णु शंकर जैन जी दोनों कह रहे हैं। अच्छा सर, ये सुप्रीम कोर्ट में ये न्यूज इसलिए हम डिस्कस कर रहे हैं आज, मैं व्यूअर्स को बताना चाहूंगी, सुप्रीम कोर्ट में एक बात चल रही है कि जितने भी कंट्रोवर्शियल मंदिर है, नाउ लुक एट द वर्ड कंट्रोवर्शियल मंदिर है, वहां पर दोनों पार्टीज के बीच में सुलह कराई जाए। कैसे? दोनों पार्टीज को बिठाया जाए, उनके लॉयर्स को बिठाया जाए और म्यूचुअली एक्सेप्टेबल जो लोग हैं उनको बिठाकर सुलह कराई जाए। स्पेशली 3 मंदिर जिनकी हम बात कर रहे थे, ज्ञानवापी, शाही जामा मस्जिद संभल और मथुरा का। तो ये कौन सा तरीका है भाई? और हम 3 पे ही क्यों बात करें, हम तो बाकियों पे भी बात करेंगे। देखिए, प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट इसके मूल में है, इसके जड़ में है। बात को समझिए। प्लेसेज ऑफ वर्शिप एक्ट जब आया
तो उन्होंने कह दिया कि जो 1947 में जो स्थिति थी, जो टूट गई सो टूट गई, जो बन गई सो बन गई, ये जो स्थिति थी वही स्थिति बहाल कर दीजिए पूरे देश में। जो जहां पर है उसी उसी स्थिति में, मतलब अगर आधा मंदिर टूटा हुआ है तो आधा ही रहेगा, अगर पूरा टूट गया है तो पूरा ही रहेगा, और मस्जिद बन गया है तो बना हुआ रहेगा। भाई जब ये बात तय हो गई, साबित हो जाए अगर कि भाई यहां पे मंदिर थी, मंदिर को तोड़ करके मस्जिद बनी है, इसमें वो जो पक्ष, दूसरा पक्ष है, वो जिद कर क्यों रहा है? मैं ये कहना चाहता हूं। मैंने जो आपको पहला उदाहरण दिया कि मुझे जज साहब ने क्या कहा कि भाई आपने अपना पक्ष रख दिया, आप बड़ा सहृदय व्यक्ति हैं, कोई बात नहीं है, लेकिन स्टेट का जो कानून है वो उस तरह से चलेगा। कानून क्या कहता है? कानून ये कहता है कि भाई झगड़ा ठीक है, पहले तोड़ा गया, कोई बात नहीं है, आजादी के पहले तोड़ा गया, ठीक है, उस वक्त देश की हालत क्या थी, नहीं थी, हमारा देश नहीं था, अजीब स्थिति थी, रजवाड़े थे हमारे यहाँ, जमींदार थे हमारे यहाँ, फिर मुगल थे और ये थे वो थे, तमाम तरह की बात हो गई। बावजूद इसके कोई अपने धर्म की आस्था रखने वाले या हिंदू या सनातनी जाके कहते हैं कि ये मंदिर है, इसका देख लीजिए, ये टूट गया है, जांच करवा लीजिए। हाँ टूटा है तो फिर कह दीजिए कि हाँ भाई ये मंदिर थी यहाँ पे, कब टूटा उसका तारीख पता कर लीजिए, साल पता कर लीजिए, टेंटेटिव साल पता कर लीजिए, एग्जैक्ट तारीख और समय ना हो तो आप पता कर लीजिए। विज्ञान है, विज्ञान के हिसाब से कहिए, बात खत्म हो गई, खत्म। इसमें दांव पेच कहां है? मुसलमान इसमें क्यों परेशान हो रहे हैं? होने की आवश्यकता नहीं है। टूटी थी मस्जिद, मंदिर तोड़ करके हमने बना ली थी, उनको फौरन से पेशतर खुद ही आके कहना चाहिए, नहीं जो अदालत कहेगी, साक्ष्य अगर आता है उसको कर लीजिए। इनको लड़ाई दूसरी है, कहानी दूसरी। और मैं पूरी जिम्मेदारी से कह रहा हूं कि सुप्रीम कोर्ट इस भावना को बलवती कर रही है। धर्म के आधार पर विभाजन हो गया, अभी भी जिनको जाना है वो चले जाएं, और अब जो रह रहे हैं तो वो ध्यान रखिए, हमारे यहाँ एक संविधान है, उस संविधान के आधार पर आपको चलना पड़ेगा। ये जो आप चाहेंगे कि सरिया लाओ और फिर उसी तरीके के अपने मिजाज को यहाँ पर आप पनपाते रहेंगे कि नहीं तो हम तो अरब से आए हैं, हम तो तुर्क से आए हैं और अतातुर्क और खलीफा यहाँ पर गजबाए हिंद करेंगे, ये धंधा बंद कर दो। स्ट्रेट कम्युनिकेशन था सरदार वल्लभ भाई पटेल का लाखों लोगों के बीच में, ये भाषण है सरदार वल्लभ पटेल का कि अगर ये करना है, गजबाए हिंद और ये सब का धंधा करते हो तो यहां से रवाना हो जाओ, क्योंकि हम बांट चुके हैं, जिनको जाना है अभी भी वक्त है, चले जाओ। अब ये जो फर्स्ट टाइम लाइन है, उसके लिए जो लोग, उनको पता है कि वो लाख मनाते रहे, 21 दिन का फास्ट किया, अभी 16 दिन में बांगचुक जी की हालत खराब हो रही है, 21 दिन का फास्ट किया गांधी ने, कुछ नहीं हुआ, दंगा रुक गया, लेकिन जिन्ना पसीजा नहीं, सोहरावर्दी नहीं पसीजा, ये देश विभाजित हुआ, यही सत्य है। और इस सत्य को आपको बोलना पड़ेगा, कहना पड़ेगा, चाहे वो दूसरी कम्युनिटी आपके दोस्त हों, नाराज हो जाएं, उनको लगे कि नहीं हेट्रेड फैला रहे, कोई हेट्रेड नहीं है। हिंदू हेट्रेड फैला नहीं सकता, सनातनी हेट्रेड फैला नहीं सकता। हाँ बोलिए। तो ये जो सुप्रीम कोर्ट में ये जो नई बुगाहट शुरू हुई है, ये इसका एजेंडा क्या है, इसका पर्पस क्या है? एजेंडा कुछ नहीं है, ये मूर्खता के अलावा कुछ नहीं है, और मैं पूरी जिम्मेदारी से कह रहा हूं। क्यों? क्योंकि उनके द्वारा अपॉइंट किए हुए, ये इन्होंने अभी प्रयास किया था, इसी में प्रयास किया था कि सब लोग मिल जाएं, अब मिलजुल करके करें। सभी पक्ष ने खारिज कर दिया, राम मंदिर में भी हुआ था, खारिज कर दिया, बोला मेल मिलाप से कुछ नहीं होगा, अदालत में करेंगे फैसला। समझ गए कि नहीं? तो आप ये दीवाल में सर मार रहे हैं। हिंदू पक्ष तो एक पल के लिए मान जाएगा, लेकिन वो पक्ष नहीं मानेगा, उनको कहना पड़ेगा कि तुमको मानना ही पड़ेगा। देयर इज नो वे आउट, देयर इज नो वे आउट नाउ। अब इसको आप ऑर्थोडॉक्स मान लें, इससे आप कट्टरता मान लें, ये नहीं हो सकता है कि आप गलती आप करें, बदमाशी आप करें और विक्टिम कार्ड भी आप खेलें, दूसरे को बदनाम भी कर दें कि हेट्रेड भी वही फैला रहा है क्योंकि वो सत्य बोल रहा है। सत्य ना बोलें इसलिए हम चुप हो जाएं, हम सेक्रीफाइस करने के लिए रेडी हैं, लेकिन तुम क्यों नहीं ये बात कर रहे हो? तुम क्यों नहीं ये कह रहे हो कि नहीं ये मंदिर टूटे हैं, ये टूटे मंदिर को हम नहीं अपने इसके लिए यूज करेंगे, आपको देना चाहिए। ये दिल, तुम्हारा दिल बड़ा हो क्यों नहीं रहा है? मैं हैरान हूं, हो ही नहीं पा रहा है दिल इनका बड़ा, और सुप्रीम कोर्ट इनसे अपेक्षा रख रहे हैं कि इनका दिल बड़ा हो जाएगा।
मैं तो आपको एग्जाम्पल दिया ना कि गांधी इनके दिल को बड़ा कर पाए क्या, बताइए तो सही, मुझे बताइए ना। दिलीप मंडल यहां से चले गए, दिलीप मंडल क्या नाम था उनका, मैं भूल रहा हूं, हाँ वही मंडल, जो यहां से कानून मंत्री बन के गए थे, भाग करके आए पाकिस्तान से, यहां से गए थे वो, पाकिस्तान में कानून मंत्री बनाया गया, उनकी हालत ऐसी हो गई, भाग करके आ रहे। उनकी बात तो छोड़िए, खुद जिना की मैं बताता हूं, जिना की जो मृत्यु हुई है वो तो समझिए इनके लिए शर्म, शर्म से इनके सर झुक जाने चाहिए। उनका उनका जब वो उनको ले जाया जा रहा था, क्या नाम है, एम्बुलेंस में, उस एम्बुलेंस में एसी वेसी नहीं था, बदन पर मक्खी लग रही थी और इनके अय्यास नेता पार्टी कर रहे थे। ये हालात हैं उस जिन्ना के पाकिस्तान में। अभी भी अगर भारत में रहने वाले मुसलमानों को अभी भी अगर ये नहीं, उनके दिमाग में ये नहीं आई है बात कि हमें अपने सनातनी भाइयों के साथ रहना हो, और हम 98% कन्वर्ट हैं, हम बदले हैं, हमारा डीएनए एक है, और फिर भी हम झगड़ा कर रहे हैं जिन्ना और सोहरावर्दी की तरह, तो फिर उसको ये चेतना उनको मुबारक हो, फिर वो इसी चेतना के साथ आगे जिंदगी को बढ़ाएं। लेकिन मैं नहीं समझता हूं कि भारतीय जनमानस अब इसके लिए तैयार है, इसलिए टाइमलाइन बिल्कुल बदल गया है, टाइमलाइन बदल गया है। अब फैक्ट में मान लीजिए कि हमने दावा किया कि नहीं ये मंदिर को मस्जिद बना दिया गया था तोड़ करके, फैक्ट्स आएगा कि नहीं मंदिर नहीं बना था, गलत बोल, क्योंकि ईंटें और इमारतें ये क्या गधों या घोड़ों पे या ऊंटों पे लेकर आए थे वहां से। बट मैं अपने कब्रिस्तानों से और रेगिस्तानों से यहीं से तोड़ के यही बनाया। बट सर अभी ये जो तेज महल के ऊपर, ताजमहल जिसको तेजो महल, उसके ऊपर बड़ी बातचीत चल रही है, उस पर थोड़ी रोशनी डालें। देखिए तेजो महालय के बारे में भी मेरी कल ही कुछ दिन पहले दुबे साहब से बात हुई थी, डीके दुबे साहब से, बड़ी डिटेल में मैंने बात की। तेजो महालय के बारे में भी बड़ा अद्भुत है, एक फिल्म आ गई है, आप देखिए फिल्म को, परेश रावल जी उसमें एक्टिंग किए हैं, पूरा फिल्म सोशल मीडिया पे वायरल हो रहा है। तेजो महालय के बारे में कहा जा रहा है कि जो ताजमहल है उसमें 22 कमरे, 7 मंजिल है। दुनिया का कोई मकबरा ऐसा नहीं है दुनिया में जिसमें 7 मंजिल का मकबरा हो और 22 कमरे हो। कमरे में क्या कर रहे थे सब लोग बैठ करके, क्या मुमताज जी को वहां जी को स्मरण करने के लिए वो लोग जाते थे मकबरे में? 22 कमरे हैं। अच्छा थे वो कमरे थे खुले, उन कमरों को सील कर दिया गया, चिनवा दिया गया, मतलब पूरा प्लास्टर कर दिया गया, गेट को उखाड़ दिया गया। आखिर उस कमरे में थे क्या, कमरा में क्या था जिसकी वजह से इनको शंका हुई और इन्होंने पूरा चिनवा दिया? ये बहुत पुरानी घटना नहीं है, ये आजादी के बाद की घटना है, ये कहा जा रहा है। अब सवाल ये हो रहा है कि ताजमहल के 7 फ्लोर के 22 कमरों को जो बंद पड़ा था खोला गया, उसमें ऐसा क्या देखा गया, क्या मिल गया जिसकी वजह से आनन फानन में रातों रात उन 22 कमरों को बंद कर दिया गया, उनको प्लास्टर करवा दिया गया, उनके गेट को बंद कर दिया गया? क्यों किया? क्या उसमें कोई ऐसी चीज मिली थी? क्या शिव की मूर्ति मिल गई, क्या गणेश की मूर्ति मिल गई, या अन्य किसी देवी देवता की मूर्ति मिल गई? इसके कयास लगाए जा रहे हैं। क्या इस तरह की मूर्तियां वहां प्राप्त हुई हैं? इस कारण से सरकार ने, तत्कालीन सरकार ने आनन फानन में सारे कमरे को बंद करवा दिया। तो अब ये हो रहा है, एक मिनट सर, सरकार ने बंद कराया है या ताजमहल की मैनेजमेंट कमेटी ने बंद कराया है? सरकार के आदेश पर मैनेजमेंट कमेटी ने बंद कराया। सरकार इसमें इन्वॉल्व है, कोई सरकार नहीं कह सकती कि मुझे नहीं मालूम है। समझ गए? ये पूरी राजनीति हो रही है देश में। उनको डर लग रहा है कि अगर ताजमहल पे बात हुई तो ये मैटर बहुत बड़ा इंटरनेशनल मुद्दा बन जाएगा। कह रहे हैं कि भाई कोई मकबरा जमुना के किनारे में होगा, कोई मकबरा के बगल में गौशाला होगी, ये सारी बातें बिल्कुल नहीं जाता है मकबरा के साथ। बिल्कुल वहां से जमुना के एकदम से बिल्कुल किनारे में ताजमहल है और वहां से नीचे सीधा जाया जा रहा है, बगल में गौशाला है, इस सब का जिक्र किया जा रहा है। और वो कह रहे हैं कि खुदाई होगी, बल्कि यहां तक हो रही है बात कि मुमताज महल की जो बात हो रही है मकबरे को, उसकी खुदाई होगी।
और अगर खुदाई में ये पता चल गया कि वहां पर शिवालय है, तो मुमताज जी के जो मकबरा है उसको उठा करके कहीं और शिफ्ट किया जा सकता है। ये शिफ्ट की भी चर्चा चल रही है। तो बात है, सवाल ये है कि ये कोई ज्यादती नहीं है, इससे मुस्लिम भाई बहन डरे नहीं, घबराए, उनको कोई डरने घबराने की जरूरत नहीं है। वो अपना पूरी तरह से अपने धर्म को पालन करें, अपना नमाज और ये सब जो कुछ भी रिचुअल्स है वो करें, कोई उनको डिस्टर्ब करने नहीं जा रहा है। इतिहास में जो बातें मान लीजिए कि कुछ हो गई थी, उसका ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में उसको दुरुस्त किया जा रहा है, उसका भी समाज के ऊपर कोई इंपैक्ट नहीं होने वाला है। इसलिए मैं ये बार बार कहता हूं कि ये बात सुप्रीम कोर्ट को करनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट एक अथॉरिटी है, सुप्रीम कोर्ट को कहना चाहिए कि देखिए इस देश में रूल ऑफ लॉ है, रूल रहेगा। आपको जो वर्तमान हमारी आबादी है, मुस्लिम भाई बहन हैं या हिंदू भाई बहन हैं, उनको इनसे कोई लेना देना नहीं है। वो एक बात उठ रही है, उसकी जो सत्यापन हो रही है, सत्यापन के बाद जिसको जिसका हो सकता है कि मस्जिद ही निकल जाए तो मस्जिद दिया जाएगा, हो सकता है कि कहीं मंदिर को मस्जिद को तोड़ करके किसी ने मंदिर बना ली हो, ये भी तो हो सकता है। तो अगर ऐसा होगा तो मस्जिद ही आ जाएगा कि नहीं ये मस्जिद को तोड़ करके मंदिर बनी है। तो ये सुप्रीम कोर्ट को ये कहना चाहिए मजबूती से कि पूरे हमारे समाज के जितने समुदाय के लोग हैं, सब बिल्कुल शांतिपूर्ण तरीके से अपना अपना काम करें, कानून अपना काम करेगी, उससे समाज के ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए। और खबरदार, अगर इसमें किसी ने आग में घी डालने की कोशिश की तो कानून सख्ती से निपटेगा। ये होना चाहिए लाइन। तो बजाय इसके कह रहे हैं कि आपस में मिल जाइए, मिल करके काम, अरे आपस में मिल तो क्योंकि वो डर है ना, सारा मैटर सुप्रीम कोर्ट के सर पे आ जाएगा ना। तो सुप्रीम कोर्ट वैसे ही लोग बहुत परेशान है। अभी आज ही एक हमने सर शो किया था जहाँ पे सीजीआई सूर्यकांत जी ने पटना हाई कोर्ट के जज की वाट लगाई है, लिटरली बहुत बुरी तरीके से क्लास लगाई है। एक बहुत ही भद्दा मामला था, जिसके भद्दा कमेंट था पटना हाई कोर्ट के जज का। तो ऑलरेडी लोगों में रोष तो है ही, कोलेजियम सिस्टम को लेकर है, पेंडिंग केसेस को लेकर है, तारीख पे तारीख को लेकर है। जिस तरीके से जार्गनाइज है, आप कोर्ट की तरफ जाना नहीं चाहोगे, जार्गनाइज है पूरा सिस्टम, ऑब्वियसली लेकर है। पूरी तरह से देखिए कोर्ट को, अब मैं क्या बोलूं, बहुत ही बीभत्स लोग शब्दावली का प्रयोग कर रहे हैं उच्च और सर्वोच्च न्यायालय के लिए, और इसके लिए ये जजेस रिस्पॉन्सिबल हैं। जस्टिस कृष्णय्यर साहब ने जो कहा था वो लगता है कि आने वाले दिनों में ये सच साबित कर देंगे। जो परिस्थिति बन रही है, जो परिस्थिति बन रही है वो उसके करीब जाते जा रही है। तो ये तो इनके जजेस को सोचना चाहिए। अरे साहब, ऐसे ऐसे जज हैं साहब, कुत्ता चोरी हो गया तो पुलिस कमिश्नर को डांट लगा दिया मेरा कुत्ता चोरी हो गया। अरे सर, एक जो ऐसे थे रेलवे स्टेशन पे टेबल लगा के कहते हैं कि मैं यही फैसला करूंगा। हाँ, ये फैसला तो उन्हें किसी का डांस नहीं पसंद आया था। हाँ, उन्हें किसी का भरतनाट्यम पसंद नहीं आया था। हाँ जी। तो इस तरह के काम हो रहे हैं इंडियन जुडिशरी में। और इंडियन जुडिशरी को अब अगर भारत को एक्चुअल में फंक्शनल डेमोक्रेसी के रूप में देखना है, देखिए कोई भी पार्टी सरकार में हो, उनसे गलतियां होती रहती हैं। आप उनके 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 सामने क्यों बो डाउन हो रहे हैं? अगर सरकार चाहे राहुल की हो, मोदी को हो, केजरीवाल की हो, किसी की भी हो, अगर गलती हो रही है, देश हित में फैसले नहीं हो रहे हैं, समाज के खिलाफ जा रहा है, कोई परिवार पीड़ित है और उसको न्याय नहीं मिल रहा है और सरकार इसके लिए जिम्मेदार है और सरकार के खिलाफ स्ट्रिंजेंट एक्शन नहीं हो रहा है, इसका मतलब समझ लीजिए आपकी अदालत डिसफंक्शनल है। मैं कह रहा हूं कि नीट का आज यहां पर आंदोलन चल रहा है। मैं कह रहा हूं कि नीट में सीधा सीधी सरकार को सम्मन जाना चाहिए था सुप्रीम कोर्ट से कि भाई सीबीआई का जो 2 साल का चार्जशीट है वो किधर है? 2024 का जो इन्वेस्टिगेशन है क्या हुआ उसका? मैं ये जानना चाहता हूं कितनी देर में आप ये रिपोर्ट पेश करेंगे? तो वो दोस्ती निभा रहे हैं, मोदी जी नाराज ना हो जाए। अरे मोदी जी, प्राइम मिनिस्टर मोदी जी इसके लिए बल्कि खुश होंगे, इसके लिए खुश होंगे कि आज आपने सुओ मोटो लिया और मुझे फौरन हमको ये काम करना है। देश का कोई भी प्रधानमंत्री ये नहीं चाहता है कि कुकर्म होते रहे, कुकृत्य होते रहे और हमारी सरकार मौज ले, नहीं चाहता है कोई भी नहीं। मैं कह रहा हूं फॉर दैट मैटर राहुल गांधी भी आएंगे तो ऐसा नहीं सोचेंगे, और अगर सोचेंगे तो उनको भुगतना पड़ेगा। सर, एक लास्ट क्वेश्चन मैं जानना चाहूंगी, ये भोजशाला के ऊपर क्या चल रहा है? कल भी कुछ डेवलपमेंट्स आएंगे भोजशाला के ऊपर? देखिए भोजशाला का तो अब सब कुछ इतिहास सामने में आ गया है। भोजशाला पर तो अब इनको कितना ये बोलेंगे, मैं हैरान हूं। सुप्रीम कोर्ट को, हाई कोर्ट को क्या बोलेंगे? भोजशाला में अब
एक ही बात है कि उनको दे देना चाहिए फटाक से। अभी तो वहां कीर्तन वगैरह सब कुछ शुरू हो गया है, जो भी है, लेकिन उनको दे देना चाहिए हिंदू पक्ष को, और मुस्लिम पक्ष को स्वीकार कर लेनी चाहिए कि जो कुछ भी हुआ वो गलत था और हम इसको एमिकेबली सेटल कर लेते हैं। इसके आगे कुछ भी नहीं है, वहां पे सारे साक्ष्य आ गए। जज साहब तो कह रहे हैं मिलॉर्ड की जय हो। मैं जानबूझकर जब भी, क्योंकि आपके बारे में बुराई हमारा मेरा कोई मकसद नहीं है, वी जस्ट वांट अ रिफाइंड जुडिशरी, हम बस इतना ही चाहते हैं कि न्याय सबके साथ हो। जज साहब कह रहे हैं कि प्रोवाइड एन ऑल्टरनेटिव प्लेस फॉर फ्राइडे नमाज। नमाज का ठेका ले रखा है क्या कि प्रोवाइड करें? मंदिर की पूजा अर्चना के लिए तो नहीं बोलते हैं आप लोग कि आप पूजा अर्चना के लिए जगह से अलग से दो, या किसी भी मैटर में? नहीं, ये बेवकूफी है। उनको स्पष्टतया से, सख्ती से ये कहना चाहिए। इसका मतलब वो कानून के पालन नहीं करते हैं। सहृदय होने का मतलब ये नहीं है कि आप अनर्गल बात बोलने लगे। सहृदय होइए, आवश्यकता है सहृदय होने की, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन ऐसे ऐसे तथ्यों पे जहां इतनी क्रूरता हुई है, इस तरह से एक संस्कृति को कंप्लीट खत्म कर दिया गया है, और आप वहां आप सहृदय बनने की आवश्यकता नहीं है। ये भारत के गौरव के लिए एक समय काल चक्र घूम रहा है, और इसमें मैं नहीं समझता हूं कि इसको इतना सस्ते तरीके से, हल्के तरीके से संवेदनशील होकर के देखने की आवश्यकता है। सर, सुप्रीम कोर्ट अपने अपने रूल्स एंड अपने उससे भागने की कोशिश कर रही है क्या? जिम्मेदारियों से ये टीम वीम बनाने की बातें करके उनको घबराहट हो रही है, या उनके जो देखिए, ये जिम्मेदारी से क्या भागेंगे, ये मैं बता रहा हूं। 2 महीने तो ये छुट्टी पर ऐसे भागे रहते हैं, वैकेशन बेंच चलते रहता है। गलत बात है सर, बहुत गलत बात है। 2 महीने नहीं सर, साल में 4 महीने होते हैं। 2 महीने गर्मियों के, फिर 15 दिन ये जो अक्टूबर वाली छुट्टियां होती हैं, और तकरीबन 1 महीना विंटर हॉलीडेज। कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है इनके। मैं पूरी जिम्मेदारी से कह रहा हूं, कोई जिम्मेदारी पूर्ण व्यवहार नहीं हो रहा है इनका। भारतीय न्याय व्यवस्था गैर जिम्मेदाराना तरीके से चल रही है, और ये अगर जजेज इसको दुरुस्त नहीं करते हैं तो आप देखेंगे कि जजेज की साख पूरी तरह से मिट्टी में मिल जाएगी। बिल्कुल गैर जिम्मेदाराना तरीके से व्यवहार कर रहे हैं। तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख चलते जा रहा है। कोई इनको पूछने वाला नहीं है। क्या कहा जाए, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। बिल्कुल दुर्भाग्यपूर्ण है। अब ये जो न्यूज आई है, अभी इस पे खुसफुसाहट बहुत हो रही है कि 3 मेंबर की कमेटी बना देंगे। ये बेसिकली ये है कि आप फैक्ट्स नहीं देखेंगे, आप एविडेंसेस नहीं देखेंगे, आप डॉक्यूमेंट्स नहीं देखेंगे, भैया आपस में निपट लो भैया बैठ के। वो जैसे घाट पे होते हैं ना, चौपाल पे 4 लोग बैठ के वो कर लेते हैं। दे डोंट केयर कि इससे कितने कितने लोगों न्याय और न्याय की परिभाषा ही भूल गए हैं। बिल्कुल बिल्कुल पंचायत चल रही है जी। थैंक यू सो मच सर जी। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग। आने से पहले व्यूअर्स से रिक्वेस्ट है, सर का चैनल है क्यू वाइब नेटवर्क, प्लीज लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें, एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर द ऑल्टरनेट मीडिया। इसी के साथ जय हिंद, जय श्री राम, हर हर महादेव।